अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है इमरान खान, पूरी कौम का लीडर 2013 से 2018 तक बनाम सरकार। पाकिस्तान की जान है आप। तो सुन तो लो, बैठो। नाज़रीन, 2013 से 2018 ये 5 साल पाकिस्तान की सियासी तारीख के बड़े अहम साल थे। इन सालों के अंदर एक बहुत बड़ा लीडर निकल के सामने आया और वो लीडर ऐसा लीडर था जिसको देख के पूरी कौम को, मुझे अकेले को नहीं, आपको नहीं, किसी ऐसे और किसी लोगों को नहीं, सबको ये लगता था कि निजात दहिंदा आ गया है, मसीहा आ गया है और ये है जो हमें दुखों से, परेशानियों से निजात दिलाएगा। क्या ललकारता था, क्या तोप से गोले दागता था, जरा जाके सुने, आपका भी जरा खून दोबारा जोश मारे। नवाज शरीफ, मेरा मुकाबला तुम जैसे माफियाज के साथ है। करप्शन के गॉडफादर हो, तुम इस मुल्क के सबसे बड़े डाकू हो। शायद खाकान अब्बासी, तुम भी सुन लो, तुम मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हो या शरीफ खानदान के दरबारी। मुल्तान मेट्रो 30 अरब पे शुरू हुई थी, 60 अरब की बनी है। ऑरेंज ट्रेन 200 अरब रुपए का कर्जा लेके ऑरेंज ट्रेन बना रहे हैं। लोगों को साफ पीने का पानी नहीं है, तालीम नहीं है, 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों में नहीं है। बड़े बड़े स्टेट के हम असासों को फैसला करते हैं कि जिनको प्राइवेटाइज करना है। तहरीक इंसाफ का ये मौकफ है कि हम इनकी मैनेजमेंट ठीक करेंगे। ओए बादशाह सलामत, हमें पहली दफा ऐसा बंदा मिला जिसने बादशाह सलामत को ही ललकार लिया, जिसने हर उस शख्स को ललकारा जो हमें भी ऐसा लगता था कि यार इक़्तिदार पे बुर्जुमान होके हमारा ख्याल ही नहीं रखते, क्योंकि उस वक्त चीज़ें चल रही थी, इतनी ख़राब नहीं थी जितनी अब ख़राब है। ओहो, ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन हमें जानना ये था कि ये बंदा आ गया है, ये हमारी परेशानियों से हमें निजात दिलाएगा। वो जो बातें करता था, वो जो बातें हमारे कानों में आती थी, नौकरियां 50 लाख, 1 करोड़ नौकरियां 50 लाख घर और पता नहीं क्या क्या, वो बड़े दिल को लुभाने वाले नारे थे। और यकीन माने, क्या खूबसूरत लीडर था कि दुनिया जो सी थी वो सब की सब, सारी दुनिया इमरान खान की तरफ देख रही थी और उसको लगता था कि इमरान खान से बड़ा लीडर नहीं है, इमरान खान से बड़ा लीडर हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया और नौजवान स्पेशली जो 25 से 30 या 35 साल के दरमियान थे, वो सब के सब तमाम बोसीदा चीज़ों से परेशान थे और उससे वो मायूस हो चुके हुए थे और उनको ऐसा लगता था कि अब जो उम्मीद की किरण है वो खान साहब हैं। और क्या लीडर थे, क्या करिश्मा था, क्या बोलते थे और क्या बिल जलाते थे, ज़रा जाके देखें। हमने 1 करोड़ नौकरियां पाकिस्तान में पैदा करनी है। हमने उसके लिए जो फैसला किया, एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव लो कॉस्ट हाउसिंग का हम एक स्कीम लेके आ रहे हैं और वो है 50 लाख घर 5 सालों में। तो सुन तो लो, बैठो। 2013 से 2018 को इसलिए याद कर रहे हैं कि उस वक़्त हमें ऐसा लगता था कि जितनी परेशानियां आज हमें हैं ये सारी की सारी दूर हो जाएंगी। क्या गाना था वो खूबसूरत, जब आएगा कप्तान सबकी जान, बनेगा नया पाकिस्तान। वहाँ पर आके हम हार गए, दिल हार गए। वहाँ पर आके हमें लगा कि भाई यही बंदा है नया पाकिस्तान बनाएगा और यही बंदा है जो नौकरियां भी देगा, यही बंदा है जो पाकिस्तान को तरक्की के जो जितने भी जीने हैं उन पे दौड़ाता हुआ ऊपर ले जाएगा। और हमने उसके पीछे लब्बैक कहा। लेकिन जो कहानी है वो बड़ी मज़ेदार है कि आज अगर उस तरह का लीडर होता ना अपोजिशन में, तो वो कमाल ही कर देता। बल्दियात का एक बड़ा खूबसूरत निज़ाम हमारे यहाँ पर है, जितना खूबसूरत है मेरे से ज़्यादा आपको पता है कि उस बल्दियात के निज़ाम के अंदर जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो बेचारे कमज़ोर तरीन नुमाइंदे हैं। हालांकि बल्दियात जो सी है वो जमहूरियत की बुनियादी इकाई होती है। बल्दियात से जमहूरियत परवान चढ़ती है। बल्दियात को ले के जो शहरी हैं उनके हकूक़ उनको मिलते हैं। तो बल्दियात के ऊपर हम बड़े परेशान थे, क्योंकि पिछली बार 2013 से 2018 में अदालत ने इलेक्शन करवाए, अदालत ने इंटरफेयर किया तो इलेक्शन हुए, वरना तो पिछली जमहूरियत के जो दावेदार हैं वो तो इलेक्शन करवाने को तैयार नहीं थे। तो बड़ी मुश्किल से इलेक्शन हुए। इलेक्शन होने के बाद हमें एक बल्दियाती निज़ाम मिला, बड़ा अजीबो गरीब बल्दियाती निज़ाम था। हम खुद बड़े परेशान थे, बड़ी फाइट की हमने उन बल्दियाती नुमाइंदों के लिए, मेयर साहब के लिए कि पावर मिल जाए। गटर का ढक्कन तक लगवाना मुश्किल हो जाता था उस बल्दियाती निज़ाम से। तो फिर खान साहब ने वो तकरीर की जिसका हवाला मैं आपको भी देता हूँ, आपको वो याद भी करवाऊँगा, जिसको देख के फिर मेरा दिल ने कहा कि यार यही है वो लीडर, यही है
यही है जो हमें निजात दिलाएगा और यही है जो अच्छा निज़ाम देगा, क्योंकि ये पावर हंगरी नहीं है। ये बंदा जो सा है ये ऑनेस्ट है। सारी दुनिया उसके दावे कर रही थी, हर उनका करीबी दोस्त कह रहा था कि खान कुछ भी हो सकता है पर वो करप्ट नहीं हो सकता, वो अपने वादे का पक्का है, वो कभी अपना वादा तोड़ नहीं सकता। जो वादा किया था वो ज़रा वादा जाके सुन लें, बड़ा मज़ा आएगा आपको, क्योंकि यही बल्दियाती निज़ाम हम चाहते थे जो उन्होंने कहा था कि आपको दूंगा। ज़रा जाके सुने। लेकिन अफसोस हमारी खुशियों को नज़र लग गई दुश्मन की बल्दियाती निज़ाम आ ही नहीं सका और इधर उधर हो गया। और अब जो सूरत हाल है बल्दियात की, वो आपको पता है कि मुल्क में एक क्या कहते हैं उसको, हैंडीकैप बल्दियाती निज़ाम चल रहा है। 3 सूबों में है, हमारे पंजाब में वो बल्दियाती निज़ाम आउट कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं, बड़े सियाने हो तुसी, है ना। कौमों की ज़िंदगी में बुरे वक्त भी आते हैं, जैसे अभी एक बुरा वक्त चल रहा है। पूरी दुनिया की ज़िंदगी में कोरोना के से बुरा वक्त नहीं आ सकता, क्योंकि सब कुछ बंद हो चुका हुआ है। 2013 से 2018 में एक और बुरा वक्त वो ये आया कि मॉडल टाउन का सानिया हुआ। उस सानिया के अंदर 14 लोग शहीद हुए। मैंने शहीद कहूँगा क्योंकि वो लोग जिनसे थे मासूम थे, सिविलियन थे, वो जो भी हो रहा था वो डिज़र्व नहीं करते थे कि उनकी जान ही ले ली जाए। उस पर भी हमें लगा कि हुकूमत ने बड़ी नाइंसाफ़ी की है। कोई ऐसा लीडर होना चाहिए जिसके पीछे हम चलें। ताहिरुल कादरी साहब तो अपना मुकदमा लड़ ही रहे थे, लेकिन उसके अंदर आवाज़ मिलाई मेरे लीडर ने, और उसने ललकारा फिर दोबारा कि भाई इंसाफ दो, और पर्चे करवाए। अदालत ने पर्चे भी करवा दिए, वज़ीर आज़म पे भी पर्चा हुआ, सब पे पर्चा हुआ। सब लोगों पे जिन जिन को उन्होंने डिमांड किया उन लोगों पे पर्चा हो गया और हमारा लीडर फिर जीत गया। सुनिए जाके क्या कहते थे वो मॉडल टाउन सानिया के बारे में। मॉडल टाउन सानिया तो मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में हुआ, लेकिन हमारे लीडर की हुकूमत में भी सानिया साहिवाल जैसा एक होलनाक वाक़या पेश आया, और उस होलनाक वाक़े में भी ऐसा लगा कि रियासती मशीनरी जो सी है वो अपने ही रियासत के अवाम का खून करने लगी है। लेकिन हमें यकीन था कि जिस तरह मॉडल टाउन के लोगों की केस इन्होंने लड़ा और मॉडल टाउन के लिए ये आवाज़ उठाते रहे, अब तो भाई खैर नहीं है किसी की। जिसने ये किया होगा वो तो नहीं बचेगा। और असम्बली में तकरीरें भी बहुत हुई, बहुत सारे हमारे नुमाइंदे शहरयार अफरीदी, जाली मोहम्मद खान कल में पढ़ के कसम खाते रहे को इनके किए की सज़ा मिलेगी चाहे वो कोई भी हो। लेकिन 2020 में हम फिर मायूस हुए। ये मायूसी जो सी है ये हमारा साथ नहीं छोड़ रही। वो तोप जो गोले उगला करती थी, वो तोप जो आग उगला करती थी, वो तोप जिसको देख के, जिसको सुन के बड़े बड़े ऐवान कांप जाया करते थे, वो तोप जिसको हमें लगता था कि उसको लेके हम जमहूरियत का किला जो सा है वो फतह कर लेंगे, वो तोप 2020 में बेकार हो। मॉडल टाउन गुजर गया, साहिवाल का सानिया गुजर गया, तोपें ठंडी हो गई। लेकिन फिर एक चीज़ याद आई जब एमनेस्टी स्कीम की बारी आई। ओह सुन तो लो, बैठो। तोप ठंडी हो गई थी। लीडर जिसको माना था उसने वही किया जो वो कहता था कि ना करो। एमनेस्टी स्कीम अपने दौर में भी दे दी। वो क्या गाना था बड़ा मशहूर, रोक सको तो रोक लो तब्दीली आई रे। मॉडल टाउन गुजर गया, साहिवाल का सानिया गुजर गया, तोपें ठंडी हो गई। लेकिन फिर एक चीज़ याद आई जब एमनेस्टी स्कीम की बारी आई। एमनेस्टी स्कीम जो सी है, मेरा लीडर कहता था कि एमनेस्टी स्कीम जो सी है वो बड़ी बुरी चीज़ होती है। एमनेस्टी स्कीम से जितना लोगों ने काला धन कमाया होता है वो सफ़ेद करते हैं, और एमनेस्टी स्कीम में आप लोगों को मौका देते हैं। वो जितना भी टैक्स एवेड कर चुके हैं, खैर है कोई बात नहीं, हम आपको माफ़ी देते हैं, आ जाएं और कौमी धारे में शामिल हो जाएं। तो लोगों ने एमनेस्टी स्कीम जो सी है, मियां नवाज शरीफ बड़ी एमनेस्टी स्कीमें निकालते थे, इसहाक डार साहब बड़ी स्कीमें निकालते थे कि फ़लाँ लोग आ जाएं फ़लाँ। उसमें कुछ हमारे कप्तान के रिश्तेदारों ने भी एमनेस्टी स्कीम में काफ़ी भरपूर फ़ायदा उठाया, वो भी आप सबको पता है। लेकिन एमनेस्टी स्कीम के बारे में मेरा लीडर क्या कहता था, और हमें लगता था कि बिल्कुल ठीक कहता है यार, ऐसे कोई किस तरह मुल्क का पैसा लूट सकता है। जिसको जो उसका है ड्यू है वो उसको देना चाहिए, वो उसको कौमी खजाने में डालना चाहिए। हमारे कप्तान ने हमें ये सिखाया था कि टैक्स देना चाहिए, और हमारे कप्तान ने हमें क्या क्या सिखाया था ज़रा जाके सुनो। इतनी बुरी चीज़ है, पता चला आपको एमनेस्टी। लेकिन फिर हुआ क्या, वही जिसका डर था। तोप ठंडी हो गई थी। लीडर जिसको माना था उसने वही किया जो वो कहता था कि ना करो। एमनेस्टी स्कीम अपने दौर में भी दे दी, और क्या ठाठ से दी। वो क्या गाना था बड़ा मशहूर, रोक सको तो रोक लो तब्दीली आई रे। तब्दीली के हम सारे ख्वाहां थे, लेकिन आजकल वो गाना क्या बन गया, जरा सुने, बड़े तमाशे लगाते हैं यार। तब्दीली आ गया है कप्तान का, उल्टे पाकिस्तान का, ये देखो पूरा हुआ जो ख्वाब का। झुकना नहीं, पिटना नहीं,
कि अब शामत आई रे, लूट सको तो लूट लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, का देता है दुहाई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। हमारी मईशत का हमारे अलावा एक और बड़ा दुश्मन है, वो है डॉलर। डॉलर साहब जो उनसे हैं वो बढ़ते जाएं तो हमारा बीपी के साथ हमारा खून भी कम होता जाता है, नीचे गिरता जाता है। तो इमरान खान साहब ने हमें एक और नया विजन दिया। उन्होंने कहा जब 1 रुपया डॉलर ऊपर जाता है तो हमारा अरबों रुपया कर्जा ऊपर चला जाता है जो हमारे सर पे है। तो डॉलर का ऊपर जाना नुकसानदेह है। मैं बड़ा इम्प्रेस था उनसे कि उन्होंने कहा यार बड़ी एक मंतक समझाई थी कि डॉलर का रेट ऊपर जाने से भी कर्जे ऊपर जाते हैं। कमाल कर दिया था उन्होंने बताया कि भाई ये 10-10 हज़ार अरब रुपया ले चुके हैं डॉलर में, और वो डॉलर का रेट ऊपर जाने से वो भी ऊपर जा रहा है। डॉलर के बारे में क्या फरमाते थे हमारे प्यारे कायद, ज़रा जाके सुने। खान साहब ने पूरा जोर लगाया होगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि बड़े डिटर्मिन्ड आदमी हैं और खान साहब जो हैं ईमानदार हैं, किसी को शक नहीं है उनकी ईमानदारी पे। लेकिन ये कमबख्त डॉलर फिर 100 से 170 के करीब पहुंच गया, यानी कि जो 1 रुपया बढ़ने से कर्जा बढ़ता था अरबों रुपया, वो 70 रुपये बढ़ने से मैं तो गिन भी नहीं पा। आटा महंगा होता था, चीनी महंगी होती थी, और उस पिछले दौर में भी होती थी। 2013 से 2018 में हमने सारे बहरान देखे हुए। अगर कोई कहे नई नया बहरान आए हैं तो ये बड़ी मायूब बात होगी। ये फिर आप उसमें मुनाफिकत में कहेंगे कि हमने ये बहरान नहीं देखे हैं, क्योंकि पेट्रोल भी महंगा होता था, आटा भी महंगा होता था, चीनी भी गायब होती थी, सब कुछ होता था। चीनी पे सब्सिडी भी दी जाती थी, और जब ये सारा कुछ किया जाता था और महंगाई होती थी तो मेरा लीडर क्या कहता था ज़रा जाके सुने। दिल एकदम खून बढ़ जाता था 10 किलो। कहता था यार यही है निजात दहिंदा, यही है जो मुझे निजात दिलाएगा इस जालिम समाज से और इन करप्ट हुक्मरानों से। तो जाके, लेकिन यहाँ पर हमारे कप्तान ने हमें मायूस नहीं किया। मुझे दिल बड़ा खुश हुआ। कप्तान ने कहा कि आटा चीनी गायब हुई है, हमारी कोताही है और हम इसकी इंक्वायरी करेंगे। और मेरे कप्तान ने इंक्वायरी करवाई, और उस इंक्वायरी का जो रिज़ल्ट आया वो भी आपके सामने है कि रिज़ल्ट में भी से आ गया कि जो कोताही है वो खान के कुछ प्यारे दोस्तों ने भी की है और वो उसमें शामिल हैं, और उनको सज़ा देनी थी, पर वो तो लंदन चले गए ना की करना। क्या हुआ शुगर इंक्वायरी में, क्या चीज़ें सामने आई? इसी एक केस को ले ले तो आप सोच लें कि पाकिस्तान से हो क्या रहा है। ये चीनी की कीमत कौन डिटरमिन करता है? शुगर मिल एसोसिएशन फैसला करती है चीनी की कीमत क्या होनी चाहिए। लीडर ने कहा फिर दोबारा, उसने कहा कि ये जो जागे फ़कीरों की तरह कर्जे मांगते हैं और पूरी कौम को इन्होंने मकरूज करके रख दिया है, ऐसा नहीं होगा। मैं खुदकुशी कर लूँगा पर मैं कर्जे नहीं लूँगा। पाकिस्तान को एक और बड़ा प्रॉब्लम था मईशत और बहरानों के अलावा, वो था कर्ज़े। क्योंकि हमारे जो अखराजात हैं वो हमारे ख़र्चों से, जो अखराजात हैं हमारी कमाई से बहुत ज़्यादा हैं। यानी कि हम जो हुकूमत में रह के हुकूमत जो खर्च करती है, जो तमाम बजट देती है, तनख्वाहें देती है, सारा कुछ करती है, वो हमारी कमाई यानी कि जो टैक्सों की मद में इकट्ठा होता है उससे बहुत ज़्यादा है। और ये नया नहीं है, ये पहले भी इसी तरह था। लेकिन लीडर ने कहा फिर दोबारा, उसने कहा कि ये जो जागे फ़कीरों की तरह कर्जे मांगते हैं और पूरी कौम को इन्होंने मकरूज करके रख दिया है, ऐसा नहीं होगा। मैं खुदकुशी कर लूँगा पर मैं कर्जे नहीं लूँगा, लीडर ने कहा था। लेकिन इस बार भी हमें मायूसी का सामना हुआ हमेशा की तरह, क्योंकि डिटर्मिन्ड हैं, मुस्तकिल मिजाज हैं, और ये दूसरों को मायूस करने वाली मुस्तकिल मिजाजी जो सी है ये ख़तरनाक होती जा रही है। और उन्होंने फिर आके अनाउंस किया वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद, उन्होंने कहा कि मुझे बड़े खूबसूरत पैकेज मिले हैं, अवाम के लिए खुशखबरी है। और वो पैकेज जो उनसे हैं ज़रा सुने कितने खूबसूरत थे, और इमरान खान साहब ने क्या कहा था कि पैकेज। आज का प्रोग्राम करने का मकसद किसी की तजलील नहीं है, किसी का कुछ किसी को नीचा दिखाना नहीं है। आज का प्रोग्राम करने का मकसद जो है वो सिर्फ इतना सा है कि हम जाग गए थे, कौम जाग गई थी, बेदार हो गई थी। अभी जो साथ आप विजुअल चलते हुए देख रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि नौजवान बड़ी तादाद में खान साहब के जलसों में जाया करते थे। मैंने अपनी आंखों से खुद विटनेस किया है कि इस्लामाबाद में बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ जो हैं वो फुटपाथ के ऊपर चढ़ा के लोगों ने लगाई हैं, कोई फिक्र नहीं की किसी चीज़ की। लोग वहाँ पहुँचे हैं, पढ़े लिखे नौजवान पहुँचे हैं, सब के सब वहाँ मौजूद थे, और वो एक ही नारा लगा रहे थे कि नया पाकिस्तान हमें चाहिए, हमें करप्शन फ्री पाकिस्तान चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए जिसमें हमारा मुस्तकबिल बेहतर हो। हम भी पाकिस्तान से बाहर भागना नहीं चाहते, इमिग्रेशन नहीं कराना चाहते, ब्रेन ड्रेन नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में खुशहाली आए, लेकिन वो हमारी तमाम की तमाम ख्वाहिशात को फिर किसी की नज़र लग गई, और जो लीडर हम चाहते थे हमें मिले वो हमें मिल नहीं पाया। क्या गाने हुआ करते थे, ज़रा जाके सुने, क्या जोश।
मीनार पाकिस्तान गवाह है उन तमाम जलसों का जो इमरान खान साहब ने लाहौर में किए, और मीनार पाकिस्तान के नीचे खड़े होकर उन्होंने कहा कि वो लाहौरियों के शुक्रगुजार हैं। और इमरान खान साहब ने कहा कि लाहौर को नहीं भूलेंगे, ना ही लाहौरियों को भूलेंगे। क्या कहा उन्होंने, क्या हमारे दिल के ज़ख्मों पे उन्होंने मरहम रखा, वो ज़रा जाके सुने। अब आपको अपोजिशन के लोगों की बातें सुन के लगता होगा कि यार कमाल, वाह वाह वाह, ये क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन जो ही ये लोग जाके गवर्नमेंट में बैठेंगे इनकी ज़ुबानें बदल जाती हैं। ये कुर्सी में प्रॉब्लम है असल में ना, इक़्तिदार की कुर्सी में। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मायूसी का सामना करना पड़ा। लाहौर को बदले में इतने प्यार देने के बाद क्या मिला, कुछ पनाहगाहें जिसमें 3 दिन से ज़्यादा लोग रह नहीं सकते। लंगर वो भी थोड़े अरसे तक चले, उसके बाद पता नहीं वो आज चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। और एक अंडरपास, उन्होंने कहा कि शायद लाहौर ये अंडरपास ही चाहते हैं और इन्होंने कुछ नहीं चाहिए। तो एक उन्होंने फिरदौस मार्केट का अंडरपास उस्मान मैं कैसे भूल गया। लाहौर को उन्होंने उस्मान बुज़दार दिया, पंजाब को उन्होंने उस्मान बुज़दार दिया, वसीम अकरम प्लस दिया। तो ये चीज़ें जो सी हैं उन्होंने हमें बदले में दी। क्या दावे करते रहे और क्या दिया एंड पे, वो आपके सामने है। और इसी चीज़ का अफसोस है कि ये क्या किया आप। खान साहब की सारी बातें सुनने के बाद और वो तमाम गोले जो उन्होंने दागे उस वक्त की हुकूमत पे, वो देखने के बाद मुझे आज भी इसी तरह के एक अपोजिशन लीडर की तलाश है। इमरान खान से बेहतरीन लीडर अपोजिशन लीडर हो नहीं सकता, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो जितने भी तरक्याती काम मियाँ साहब ने किए अपने दौर में, उनके पीछे जो प्रेशर था, जो नज़र आता था, वो प्रेशर इमरान खान का था। वो अब माने या ना माने, लेकिन प्रेशर उसी का था। और जितने लोग जो से थे तब्दीली चाह रहे थे, मियाँ साहब ने बड़ी कोशिश की अपनी तरफ से कि वो तब्दीली वो उनको अपने आप में दे दें, लेकिन वो तब्दीली आ नहीं सकी। हालांकि मियाँ साहब ने एक बहुत बड़ा दिल भी दिखाया कि वो इमरान खान साहब के साथ को मिलने बनी गाला चले गए वज़ीर-ए-आज़म बन के। उसके बावजूद भी मियाँ साहब पे जो इमरान खान का प्रेशर था वो कायम रहा। आज भी वही हालात हैं, बल्कि पहले से ज़्यादा बदतर हैं। आज तो सिचुएशन जो सी है वो ऐसी हो गई है कि कल मरे के आज। लेकिन आज जिस चीज़ की कमी ज़्यादा है वो है अपोजिशन लीडर की। अपोजिशन लीडर जो से हैं वो कहीं नज़र नहीं आते। अपोजिशन लीडर ने क्या फरमाया, अपोजिशन ऐवान में खड़े होके अब ऐसी बात अगर आपको अपोजिशन लीडर कर दे तो तुहाडे ते हौसले उत्थे तबाह हो जाते हैं ना कि यार है साडे लीडर ने तो सानू नारकली बनाता। सुने जाएगा क्या कहा उन्होंने। इमरान खान साहब आज वज़ीर आज़म हैं और उनके तमाम दावे जो उन्होंने किए वो यहाँ आके हवा हो गए कि कुछ भी ना मिल सका। जो उन्होंने जिस तरह कुछ कहा, पुलिस रिफॉर्म्स की बात की, बल्दियाती निज़ाम की बात की, डॉलर्स की बात की, कर्ज़ों की बात की। इन्होंने कहा अभी जो आर्ग्यूमेंट है रीसेंट वो ये है कि 5,000 अरब रुपया हमने कर्जा उतारा है। तो जनाब 13,000 अरब आपने ले भी लिया है, ये कौन सा आपने तीर चला दिया है। उन्होंने कहा कि उन हुकूमत ने 10,000 अरब, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में 10 या 12,000 अरब रुपया लिया गया था कर्जा बाहर से नवाज शरीफ की हुकूमत में। आपने आने के बाद 2 साल के अंदर 13,000 अरब रुपया ले लिया। तो कमाल ही नहीं कर दी। उन्होंने 5 साल में 10 या 12 लिया, आपने 2 साल में 13 ले लिया। आगे पता नहीं आप कितना कर्जा लेंगे। तो तमाम की तमाम बातें जो सी थी वो ख़त्म होती नजर आई। मुझे ज़ाती तौर पर ऐसा लगा कि ये वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी में कोई प्रॉब्लम है। जो भी यहाँ बैठता है वो अपनी तमाम बातें भूल जाता है। ऑपोजिशन में रहते हुए ये बड़े तगड़े होते हैं। ऑपोजिशन में रहते हुए तो ऐसा लगता है कि यार इससे ज़्यादा मेरा दर्द कोई नहीं समझ सकता, इससे ज़्यादा मुझे मेरी फीलिंग्स को कोई नहीं समझ सकता। ऑपोजिशन आज जैसे अब आपको ऑपोजिशन के लोगों की बातें सुन के लगता होगा कि यार कमाल, वाह वाह वाह, ये क्या बातें कर रहे हैं और ये मेरे सही जज्बात की अक्कासी कर रहे हैं। लेकिन जो ही ये लोग जाके गवर्नमेंट में बैठेंगे इनकी ज़ुबानें बदल जाती हैं, इनके लहजे बदल जाते हैं, इनके रवैये बदल जाते हैं। ये कुर्सी में प्रॉब्लम है असल में ना, इक़्तिदार की कुर्सी में। इस प्रॉब्लम को दुरुस्त करना चाहिए और इसको दुरुस्त पता कौन करेगा? आप करेंगे। जब आप असल ऑपोजिशन करेंगे और अपने लीडर को जब वो वोट मांगने आपके पास आए उसको आहनी हाथों से लेंगे और उसका गिरेबान पकड़ के पूछेंगे कि जनाब या क्या आपने 5 साल तो जमहूरियत के हक में हूँ मैं। ये मत सोचिएगा कि मैं जमहूरियत गिराना चाहता हूँ। जरा बंदा तनकीद करे उन्होंने कहते हैं जमहूरियत सुटना चाहता है। जनाब जमहूरियत नहीं सुटना चाहता मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जमहूरियत उसकी असल लेटर एंड स्पिरिट में नाफिज करें, लोगों तक उसका फ्रूट पहुँचाएँ, लोगों ने जो ख्वाब देखे थे, जो आपने दिखाए थे, उनको पूरा करें। और यही सिर्फ आपसे दरख्वास्त है। मुझे ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, नीचे नंबर और फेसबुक का जो एड्रेस चल रहा है उस पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और जब आपको ऐसा लगे कि मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलता हूँ तो ज़रा ये सोच लीजिएगा कि 2013 से 18 तक मैं भी आपको इतना ही अच्छा लगता होऊंगा जितना अब मैं आपको बुरा लग रहा हूँ और इमरान खान आपको बुरा लग रहा है। तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।